Welcome, friends. My name is Avinash Gorakshekar, and I welcome all of you to another interesting episode of Connexia High Flyers. Friends, as all of you are aware, this is an interesting series where we introduce to you emerging companies from emerging sectors and make it a point to talk to the promoters and the top managements of such companies. In this process, we get to know, the company's business model, their growth journey, their future growth plans, and investors benefit via these initiatives from our side in understanding these companies in a better so that they can invest in a very conscious manner. And friends, today we are introducing another interesting company today. The company's name is Paradeep Parivahan Limited, and we have the entire promoter team with us. We have Mr. Khalid Khan, who's the promoter and managing director of the company. Khalid ji, welcome to the show, or thank you, sir, for sparing your Thank valuable you. time. We also have Mrs. Bushra Khan, who's also part of the promoter group. Madam, welcome Hello. to you. We also have Mr. Sheikh Abdul Basit. Sir, welcome to the show. And we have Right. Mr. Thank Ronak you. Ravi, who's Vice President from Share India Securities. Hi, good afternoon, everyone. Yeah. So, welcome to the show. Without wasting time, we can start. First question to Khalid ji, you would be that, sir, if you can explain to us, what is the broad business model of our company, and a little bit about the business journey. How did this company start operations? If you could throw some color on that and start. First of all, thank you very much. And company is a Paradeep Parivahan Limited, logistic company, पोर्ट बेस्ड लॉजिस्टिक कंपनी। ये कंपनी का फॉर्मेशन हमने किया था 24 साल पहले। पारादीप परिवहन प्राइवेट लिमिटेड से ये लिमिटेड हुई है। और बिजनेस मॉडल जो है हमारा मेन लॉजिस्टिक है और पोर्ट से रिलेटेड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कार्गो, बल्क कार्गो का हैंडलिंग जो है वो हम इस कंपनी से जो शुरुआती दौर में स्टार्ट किया था, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट हुए थे। और हमारे की कस्टमर्स उस टाइम से भी जो हैं वो टाटा स्टील के साथ सबसे पहला ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट हमने स्टार्ट किया था। और ग्रेजुअली फिर वहीं से हमको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती गई और कंपनी को हम लोगों ने साइज़ वाइज़ काफ़ी एक्सपेंड किया। और उसके बाद में हम फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में आए और इफ़को के साथ एक टाइप की पार्टनरशिप की और उनको एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन दिया। और उसके साथ-साथ कई हम लोगों ने लैंड रिक्लेमेशन के प्रोजेक्ट किए थ्रू ड्रेजिंग कंपनी, जो हॉलैंड से आके यहाँ पर काम कर रही थी इंडिया में। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हम लोगों ने हैंडल किया था, 11 मिलियन क्यूबिक मीटर सैंड रिक्लेम किया आईओसीएल रिफाइनरी के लिए। उसके साथ-साथ हमने एक और प्रोजेक्ट किया ओसवाल केमिकल एंड फर्टिलाइज़र, जो अभी इफ़को है, उसका लैंड रिक्लेमेशन एंड बंडिंग्स एंड स्टोन पिचिंग, जितना भी उससे रिलेटेड लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड काम था, इंक्लूडिंग ब्रेक वाटर वॉल आल्सो हम लोगों ने किया। और इसके साथ-साथ एक्सपोर्ट भी हम लोगों ने हमारी कंपनी में स्टार्ट किया था, दैट इज़ आयरन ओर एक्सपोर्ट इन ट्रेडिंग। बट जब काम थोड़ा-सा ये हमारा लॉजिस्टिक का बढ़ा, तो हमने पूरा फ़ोकस उसके लॉजिस्टिक के ऊपर में किया और कंपनी को उसी तरह से हम आगे बढ़ाते गए। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में हम लोगों का एक अपना नाम है और एक मकाम है पारादीप परिवहन का, बिकॉज़ हमारी कंपनी सिचुएटेड है पारादीप में। पारादीप उड़ीसा में एक डीपेस्ट पोर्ट है एंड द मेजर पोर्ट है कंट्री का, जहाँ पर हम लोग हाईएस्ट कार्गो जो है एनुअली हैंडल करते हैं। और इसमें जहाँ लोकेशन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज हमारी कंपनी को मिला और एक बहुत अच्छी नेटवर्किंग कस्टमर्स के साथ में, एंड यूजर्स के साथ में हमने क्रिएट की।
और आज उसी नाम से हमारी कंपनी को जाना जाता है एज पारादीप परिवहन। और हमारी टीम जो है वो पूरा एक जिम्मेदारी से, डेडिकेशन के साथ में और ऑनेस्टी के साथ में जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड किए हैं, वही हमारा आज सबसे बड़ा असेट है और काम उसी तरह से हम करते हुए आ रहे हैं। ये एक स्मॉल पारादीप परिवहन की जर्नी है जो शुरू हुई थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये कहना तो थोड़ा आसान है, बट जो प्रैक्टिकल फील्ड में जब आदमी आता है और उसको जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो हमें भी आई, लेकिन हमने उसको बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, लोकल्स के साथ में, गवर्नमेंट के साथ में और अपने कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को जो बेस्ट लॉजिस्टिक सपोर्ट हो सकता है, वो हमने क्रिएट किया और उनको दिया। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक बहुत अच्छी तरह से खालिद जी आपने एक्सप्लेन किया। अगला सवाल बासित जी आपको रहेगा। मुझे बताइए सर, व्हाट इज द डोमेस्टिक मार्केट में हमारी कंपनी की क्या पोजीशनिंग है? व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ आवर कंपनी इन द डोमेस्टिक मार्केट एज फार एज द लॉजिस्टिक सेक्टर इज कंसर्न्ड? इफ यू कुड शेयर योर थॉट्स। Yeah. So we take pride in mentioning that we are India's leading port logistics service providers, and we specialize in bulk cargo handling and multimodal logistics transportation. And we operate across different key ports in India, mostly in Paradip, Visakhapatnam, and Haldia and Gopalpur. And it's mostly cargo handling and stevedoring operations. And coming to our operational strengths, we have a fleet strength of more than 200 heavy equipment and vehicles. We have a workforce of more than 1,000 employees who are skilled in port logistics and operations. Along with that, and during the past few years, we have executed more than 100 plus major contracts. And last financial year, we have clocked a revenue of 211 crores as well. We, we have seen steady growth over the past years, and we are, also uh, uh, predicting that in the future as well, we'll have a steady growth. And coming to the, trends that are there in India right now, the logistics sector is, progressing at a CAGR of 10 to 12%. And also the policies that are there by the government, the National Logistics Policy and the Sagarmala project, they aim at modernizing port logistics and reducing costs and improving efficiency. So this growing shift towards multimodal transportation, we expect that there will be a reduction in logistic costs from let's say 20% to 8% of the GDP. And we have a strong competitive advantage compared to the other companies. We have a strong client base in fertilizers. We have a strong client base in steel, in cement, and various infrastructure sectors as well. And also, we are strategically located at Paradip Port, which I think is the best place to be in this era and in this growth story. So I think we are very well placed in the domestic market. So fine. Thank you for the reply, Bashit ji. Bushra ma'am, now the next question is to you. If you could tell us, what is the present revenue breakup of product vertical wise in current year, that is March 24, and for the previous year? If you could, give us some data inputs here. Sure. So just talking about the different business segments that we have, and just giving you a very rough high-level overview of Yeah. what we did in 24 versus what it was in 23. So you can say for our intra-port transportation, around 111 crores in 24 versus 110 in 23. And then for our loading, unloading, and rake handling segment, we did around 42 crores in 24 versus 9.7 crores in 23. So there's like a massive increase there. Then the hiring of earth moving equipment went up from around 33 crores, let's say, in 23 to 40.4 crores in 24. And other miscellaneous services would be
around 16.6 crores in 24 versus 49.2, because these other services are also things that are not, they don't define our business per se. These are things that we do like on the side. Heavy focus was on our main core business in 24, and that shows in all the other segments that I just mentioned. So yeah, this brings us to around 211.6 crores of revenue in 24 versus around 202 crores in 23. तो फाइन अंडरस्टूड। खालिद जी, अभी मैं वापस आपके पास आ रहा हूँ। मुझे सर मैक्रो लेवल पे बताइए, लॉजिस्टिक्स सेक्टर में अगर हम इंडिया की ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखें, इंडिया में जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है वो देखें, तो लॉजिस्टिक प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो सर मुझे बताइए, ये लॉजिस्टिक मार्केट की साइज कितनी बड़ी होगी, और हमको इस कंपनी की अगर ग्रोथ देखनी है, अगर इसको कैपिटलाइज करना है, तो इसके बारे में सर हमारे क्या प्लान्स है? बेसिकली मार्केट ग्रोथ कितना है और उसमें हम कितना ग्रो करेंगे, वो मुझे आपसे जानना है। लॉजिस्टिक इंडस्ट्री जो है, जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी सबसे ज़्यादा अपना फोकस दे रही है। और जैसा कि अभी हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर है इंडिया में, आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने रोड्स के ऊपर में काफ़ी फोकस दिया है। और तकरीबन जहाँ पर आज से अगर हम 20 साल पहले की बात करें, तो 500 किलोमीटर रन करने के लिए अगर हमको 2 दिन या 3 दिन का भी कभी-कभी वक्त लगता था किसी स्टेट में। और आज 500 किलोमीटर जाने के लिए आज हमारी व्हीकल्स को 8 घंटे से ऊपर नहीं लगते। तो ये डिफरेंस आज एक बहुत बड़ा चैलेंज को मीट करके गवर्नमेंट ने इसको किया है, और उससे लॉजिस्टिक बहुत इजी हुआ है। और इजी होने के कारण रोड, रेल एंड सी, ये हमारे 3 मॉडल्स हैं जिसके ऊपर में हमारी प्रेजेंस तीनों जगह पे है। तो हम इन तीनों मॉडल्स को एज मल्टी मॉडल बना के लॉजिस्टिक को हम लोग लेके चल रहे हैं। और सॉल्यूशन जो इंडस्ट्री को पेन है, एज ए पेन किलर, ये हमारा काम है कि हम उनके पेन को वहाँ से निकाल के शिफ्ट कर दें और इसको और इजी कर दें। तो इसमें डे बाय डे जो हमारा एक्सपीरियंस है, हर दिन की एक अलग ग्रोथ है। बिकॉज उसका रीज़न है कि आज इंडिया में इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ी ग्रोथ है, जो कि स्टील हमारे यहाँ मेन है। उसके साथ साथ फर्टिलाइजर है, केमिकल इंडस्ट्री है, उसके साथ और भी जितने छोटी इंडस्ट्रीज हैं जो जुड़ी हुई हैं, इनको हर एक इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट की ज़रूरत है। और इस फील्ड में प्रैक्टिकली अगर देखा गया है तो इसमें प्रोफेशनल प्लेयर्स बहुत कम हैं। देयर आर वेरी लिमिटेड, जो कि अपने इस लॉजिस्टिक को एक सिस्टमेटिक ढंग से इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में ऑपरेट कर रहे हैं। उनमें से हमारी एक कंपनी है, वी आर वन ऑफ देम। तो हमको ये हम आज अगर फोकस कर रहे हैं कि आज हम कंपनी का टर्नओवर रफली से कि 250 करोड़ पे हम लोग आए हैं, तो आगे आने वाले 3 साल में हो सकता है हम इसको 500 करोड़ तक भी लेके जाएं। ये आगे की ग्रोथ आगे सामने नजर आ रही है, जो कि प्रोजेक्ट हमारे सामने हैं। इवन पारादीप पोर्ट में ही 30,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट का गवर्नमेंट का डिक्लेयर किया हुआ प्रोजेक्ट सामने है एक्सपेंशन के लिए। उसके साथ साथ पारादीप पोर्ट में और पारादीप में जेएसडब्ल्यू स्टील जो है, उनका स्टील प्लांट, मेगा स्टील प्लांट आ रहा है। आर्सेलर मित्तल के प्लांट्स को एक्सपेंशन आ रहा है। तो इसमें स्कोप मतलब सिर्फ इटसेल्फ उड़ीसा और पारादीप को ही अगर हम लेंगे तो ट्रेमेंडस अमेजिंग स्कोप्स हैं। यहाँ कोई काउंटलेस प्रोग्रेस हो सकती है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आप अपनी कंपनी को किस साइज पे लेके जाना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं बहुत बड़ा लेके जाना, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा भी काम हाथ में ले लिए और फाइनेंशियली उसको सपोर्ट नहीं कर सके, बैकअप नहीं मिला, तो हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट में फेलियर आ जाए। तो हम वो नहीं चाहते।
एक रीजनेबल ग्रोथ जो कंपनी की होना चाहिए, और वो ग्रोथ के ऊपर में ही हम कंसंट्रेट कर रहे हैं, और उसी तरह से हम हमारी ग्रोथ को आगे ले जाना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल। Uh, खालिद जी अभी Avinash बताइए। sir, I can add a point to this. Sir, if you look at from a macro angle, so as a percentage of GDP, logistic as a sector is 8 to 10%, right? So when we are thinking, the government and Prime Minister is thinking of a 5 trillion economy as such. So the growth is by default, if we are able to take the pie what we are currently having it from the logistic as a sector, even if Paradeep Parivan continues to have similar share, we'll be in a different league altogether, sir. तो फाइन, अंडरस्टूड। खालिद जी, अगला सवाल जो है वो ये है कि आपके कोई प्रोमिनेंट कस्टमर्स होंगे, इफ यू कैन शेयर सम मार्केट नेम्स फॉर अस, दैट विल गिव अस अ बेटर आइडिया अबाउट द कंपनीज प्रोफाइल। जी सर, अवर की कस्टमर्स जो हैं उसमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा इफ़को का, जिनके साथ में हम लोग पास्ट 17 ईयर्स से साथ में काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ JSW स्टील है, उसके साथ रिप्ले एंड कंपनी है, उसके साथ साथ JM बख्शी ग्रुप है, PICT ग्रुप है, और बाकी की जो और थोड़ी स्मॉल कंपनीज हैं, बट मेजर जो आज हम लोगों के साथ में है वो यही कंपनियों के साथ में हम लोग लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर में काम कर रहे हैं। इट्स नॉट डे टू डे, बट इट्स ए लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक थैंक यू सर। सर मुझे बताइए अभी करंटली एज ऑफ डेट, खालिद जी, व्हाट इज द करंट डिमांड सिनेरियो टेलिंग अस? कस्टमर से आपका जो करंट ऑर्डर बुक पोजीशन है, वो कैसा है? इफ यू कैन गिव अस सम आइडिया अबाउट द करंट ऑर्डर बुक जो अभी कंपनी के पास कंफर्म्ड है। और सर ओवरऑल डिमांड पिक्चर आपको कैसे लग रहा है? इकोनॉमी में थोड़ा-सा हम सुन रहे हैं कि थोड़ा बहुत स्लो डाउन हो गया है, लेकिन लॉजिस्टिक्स सेक्टर की बात करें तो ऑन ग्राउंड आपको क्या लगता है कि आने वाला साल और अगले 1-2 साल किस प्रकार का ग्रोथ हमारी कंपनी रिकॉर्ड करेगी? सर इफ यू कैन शेयर योर थॉट्स। देखिए सर, एज फार एज ऑर्डर बुक कंसर्न, हम लोगों के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो 2 साल, 3 साल, 4 साल इस तरह से हम लोगों के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जो कि आज ऑलरेडी कंपनी में बुक हैं, और उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं, और उसके बाद में वो रिन्यूअल भी होते हैं, और उसी के साथ साथ हमारे रेट्स भी उसी हिसाब से जो भी एस्केलेशन डी एस्केलेशन अगर क्लॉजेस में आता है तो उसको उस हिसाब से करके हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और कंपनी में आगे के लिए जो ऑर्डर्स हैं जो पाइपलाइन में है, लाइक फॉर एग्जांपल अभी इफ़को के पास में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है, प्रोडक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड जिप्सम। जिप्सम का उनके पास में इतना ज़्यादा ह्यूज स्टॉक हो गया है कि उसको उनको वहाँ से डिस्पैच करना ज़रूरी हो गया है। वो इस टाइम में पॉल्यूशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आ गया है। वो क्वांटिटी है करीब 1 लाख करोड़ मैट्रिक टन। ये जॉब हमारे हाथ में है, पाइपलाइन में है, और हमारी गवर्नमेंट से बात भी चल रही है कि उसको कि कोई भी जगह एलोकेट हो फ्रॉम पारादीप टू एनी माइंस एरिया जहाँ 70-80 किलोमीटर दूर ले आके उसको डंप करना है। तो ये अलोन ये प्रोजेक्ट ही कम से कम 1000 करोड़ से ऊपर चले जाने वाला है, और ये काम हमने ही करना है, चाहे आगे 2 महीने के बाद करें या 6 महीने के बाद में करें, उसकी तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं, और उसके लिए हमारी फ्लीट भी बढ़ेगी। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह से कई चीज़ें और पोर्ट्स में हम लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पारादीप में अभी तक फूड ग्रेन का, पल्सेस का कोई हैंडलिंग नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ पर फैसिलिटी डेवलप नहीं है पोर्ट के अंदर में। ये बल्क पोर्ट है। हमने प्रपोजल दिया पारादीप पोर्ट को और जेम बख्शी ग्रुप को कि आप हमको जगह दीजिए, हम वेयर हाउसिंग डेवलप करेंगे, और जितना भी इंपोर्ट होके आ रहा है मटेरियल उसको दूसरी स्टेट में नहीं ले जाके, लाइक नियर स्टेट है आपके पास में, वेस्ट बंगाल है, आंध्र प्रदेश है, तो उड़ीसा का जितना भी फूड ग्रेन्स है वो वहाँ से इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है।
तो हमारा प्रपोजल है गवर्नमेंट को कि सर आप यहीं से करिए, फैसिलिटी हम डेवलप करेंगे और गवर्नमेंट का सपोर्ट हमको उसमें 100% है। और उन्होंने इन प्रिंसिपल इस बात को एग्री भी किया कि आप सारा के सारा 1 लाख टन या 2 लाख टन महीने का जो भी कार्गो आपको एक्सेस मिलता है वो लेकर आइए, उसका पैकिंग, बैगिंग, डिस्पैच एंड अगर वो लूज मटेरियल आता है तो उसको जहाज से अनलोड करने से लेके उस जगह तक पहुंचा देना, एंड यूजर तक, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लेने वाले हैं। और ये पाइपलाइन में सारी चीजें जो हम लोगों ने अभी करके रखी हुई हैं, और ये मोर और लेस विद इन 5-6 मंथ इट विल बी डन इंशाल्लाह। तो ठीक है, आई थिंक काफी बढ़िया तरीके से सर आपने एक्सप्लेन किया। खालिद जी, अभी बताइए कि ओवरऑल अगर हम कंपनी का डिफरेंशिएशन देखें, बेसिकली फाइनेंशियल्स थोड़ा साइड में रखते हैं फॉर द टाइम भी, मुझे बताइए सर, हाउ डू वी ऐड वैल्यू टू द कस्टमर्स, यानी कस्टमर्स को हमारे से काम करने में क्या बेनिफिट मिलता है? हम कंपनी के कस्टमर्स को काफी अच्छी तरह से मैनेज करते हैं, उसलिए काफी अच्छे रिलेशनशिप हमारे सारे कस्टमर्स के साथ है। सर, कोई क्वालिटेटिव पॉइंट्स बताइए जिससे हम कहें कि हम दूसरों से बेहतर काम करते हैं। सो इन योर ओन वर्ड्स, व्हाट कुड बी दोस 2-3 क्वालिटेटिव पॉइंट्स? ये ऑफ कोर्स सर इज वेरी राइट क्वेश्चन। क्या है कि कस्टमर को जब तक आप बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देंगे, आपके रिलेशन कितने भी अच्छे हों किसी से, अगर मैं आज बात करूं JSW स्टील की, तो आप सब जानते हैं कि ये कॉर्पोरेट है, और जब तक आप परफॉर्म नहीं करते हो उनको अप टू देयर सेटिस्फैक्शन, तब तक आपको कोई रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता। अब इस परफॉर्मेंस को करने के लिए आपके पास में चाहिए बहुत ही अच्छी टीम और टीम वर्क, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड ए गुड लीडरशिप, जहां पर आपको ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप, जो कार्गो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है, महंगा है, और उसको बनाने में उन लोगों को काफी बड़ा एक्सपेंसेस और खर्च आया है इंपोर्ट करने में या एक्सपोर्ट करने में। तो एक तो क्या है कि हमारा जो कार्गो का हैंडलिंग सिस्टम है, वो सिस्टम जो है वो हर एक अलग कंपनी से बिल्कुल भी अलग मॉड्यूल के ऊपर में हम लोग उसको हैंडल करते हैं। लाइक अगर हम फर्टिलाइजर का मूवमेंट कर रहे हैं, फर्टिलाइजर बैग्ड कार्गो है, अगर बारिश होगी तो हो सकता है कि वो खराब हो जाए, उसीलिए हमने कवर्ड कंटेनर बॉडी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया पारादीप में। वो पहला हमारा ही इंट्रोडक्शन था कि अगर इसको ओपन ट्रैक में नहीं ले जाके कवर्ड ट्रक में लेके जाते हैं तो आप कार्गो को एक्सपायर्ड होने से बचाते हैं। वहां पर कस्टमर को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि मेरा कार्गो जो है, मेरा माल जो है वो राइट हैंड्स में है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है हमारी यूएसपी जो है, वो है ईमानदारी, कि हम जो चीज को, जिस काम को लेते हैं, कमिटमेंट करते हैं, चाहे उस प्रोजेक्ट में हम मार्जिन बहुत मिनिमम भी कमा लें या नहीं भी कमाएं, एंड इवन अगर लॉस भी हो गया तो भी हम उस प्रोजेक्ट को छोड़ के नहीं भागते और उसको कंप्लीट करते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा आर्म है, जिसके ऊपर में हमारी कंपनी का स्ट्रक्चर पूरा की पूरा डिपेंड करता है कि जो कमिटमेंट है वो इम्पोर्टेंट है, रेस्ट बाकी की चीजें जो है वो अपने आप चलती रहेंगी। चौथी चीज जो है, वो हम जो काम लेते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हम ये कोशिश करते हैं कि चैलेंजिंग जॉब हो। रेगुलर लॉजिस्टिक्स हम करते नहीं है सर। हमारा काम ये है कि जहाँ पर चैलेंजेस हैं, जहाँ पर प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज उड़ीसा ऐसा अभी तो काफी ज्यादा सुधार है वहां पर, लेकिन पहले बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज थी और लोग जाने के लिए भी डरते थे कि उड़ीसा में काम करें या नहीं करें। तो यहाँ पर जब इंडस्ट्री आई और इंडस्ट्री को मूवमेंट की जरूरत पड़ी, तो हमने जितने भी न्यूसेंस कैरेक्टर्स थे वहां पर, उन लोगों को साइड राइट किया और यूनियंस के ऊपर में कंट्रोल करके वहां पर उनको ये दिखाया कि अगर आप एक बार काम करके 10 रुपया कमाओगे तो 10 बार काम करोगे तो आपको 200 रुपया भी मिल सकता है, 100 रुपया भी मिल सकता है, 500 भी मिल सकता है।
तो आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करो, रेट्स को कम करो। तो वहां पर हमने जो रेट्स नीचे लेकर आए, गिराए, तो उससे ही इंडस्ट्री को फायदा हुआ। और आज हमारा रिमार्केबल परफॉर्मेंस कई इंडस्ट्री के साथ में रहा कि जहां पर फॉर एग्जांपल 500 रुपए टन में वो काम कर रहे थे, हमने उसको लेके 300 रुपए टन पे भी लेकर आया। तो लार्ज मतलब ये बल्क में अगर 2 लाख टन 3 लाख टन कार्गो हम इस तरह से मूवमेंट करके 20 रुपया या 10 रुपया भी इंडस्ट्री का बचा देते हैं, तो वो इंडस्ट्री को भी फायदा है और हमारा भी मार्जिन उसके साथ साथ इंक्रीज हो जाता है। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक खालिद जी बहुत अच्छी तरह से आपने समझाया, तो जी, वेरी नाइस टू हियर. थैंक यू। Bushra ma'am, now the next question is to you on the financial side. We observe that in FY24, the profit has increased quite sharply. I think it has gone to 15 crores from 6.5 crores. Now, this is despite the fact that, top line is more or less flattish. Now, I just wanted to understand what were the key reasons for this sharp improvement in profitability, despite the fact that revenue has not grown that much, but profitability has virtually more than doubled. So, any reasons for this performance? Yes, of course. So, आपका जो profit after tax होता है, PAT, that is a very key growth metrics. It shows you the health of the company. उसमें हम लोग एक around 130% का increase दिखा रहे हैं between the 2 years, between 24 and 23. And there are certain factors which have definitely contributed. एक तो ये है जो हमारी cost optimization है. We have become extremely good at optimizing our costs, making sure कि हमारी जो especially जो हमारी fleet है और हमारा जो labor है, उसकी कॉस्ट हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से ऑप्टिमाइज करके वी क्रिएटेड दोज एफिशिएंसीज ओवर इयर्स. कंटिन्यूस ट्रेनिंग ऑफ आवर वर्कर्स जो हमारी इक्विपमेंट्स को हैंडल करते हैं. देयर आर लाइक इफ यू डू अ कंपैरिजन, देयर आर फ्यूअर ब्रेकडाउन्स. वी डोंट नीड एज मच, our equipment doesn't need as much handling anymore. Plus we have always had top of the class equipment. This is something that we have never compromised on. Only the best fleet has always either been bought or hired. तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जो हम हमारी breakdowns और बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है. Then there are the EBITDA margins have also been quite high. There is also reduction in finance costs in general. ये सारे हमारे over the years जो हमारे experiences रहे हैं, जो भी हम लोगों ने optimizations किए हैं, उसी का result है. बहुत सारी operational efficiencies create की हैं along the way, and this is what you see in our books. And also like for 2025 हम लोग double digit revenue growth predict कर रहे हैं. And we are driven, basically हमारा बहुत ही ज़्यादा focus है कि हम ये achieve कर पाएं in 2025. Ma'am, if you can tell us, what is the actual number for FY25, if it is available for the first 6 months or 9 months in terms of your top line profitability. अगर सर मैडम थोड़ा सा अगर आप flavor दो. So just to give you like a little idea, for 2025 we predict around 20% revenue growth, both on revenue and on bottom line. So that would be a high level estimate. We are really committed to achieving. Fine. Now रौनक जी, आपको important सवाल जो आज का इंटरव्यू का है. Sir, if you can tell us, what are the company's IPO plans? Because I believe the company is planning to go public. So if you can share with us what is the amount of capital we plan to raise and what is the objective of raising this money? Sure. Thank you for the question, sir. Sir, the company is planning to, issue around 46 lakh shares in the public during the IPO. That will be approximately 28.75% dilution, and we'll be raising anywhere between 40 to 50 crore rupees through public issue, right? Okay. As far as the object of the issue is concerned, logistic being a working capital oriented sector, we are mainly raising funds for working capital, augmenting the existing working capital, and also the pipeline what Khalid sir mentioned with respect to the newer projects. So we will require working capital going forward and general corporate purpose. These are the two major objects of the issue, sir. ठीक. ये खालिद जी, अभी आपको सवाल है सर, हमारे धंधे में सबसे बड़ा रिस्क क्या है और मेन चैलेंज धंधे में क्या होता है? आपने काफी समय लॉजिस्टिक सेक्टर में निकाला है सर, हमको बताइए. नॉर्मली हमारे जैसे बिजनेस में अगर आपको सक्सेसफुली यू हैव टू कीप योर हेड ओवर द वाटर, डिलीवर गुड कंसिस्टेंट रिटर्न्स, तो सर
चैलेंजेस तो रहते हैं। आई मीन आपने सही कहा कि आप चैलेंजिंग प्रोजेक्ट्स लेते हो और उसको सक्सेसफुली कमीशन करते हो। बट सर, व्हाट इज द नॉर्मल काइंड ऑफ बिजनेस रिस्क इन आवर काइंड ऑफ बिजनेस इन लॉजिस्टिक? इज इट एग्जीक्यूशन? इज इट गेटिंग द ऑर्डर्स एट द राइट प्राइसिंग? सर, सबसे बड़ा चैलेंज और रिस्क हमारे धंधे में क्या होता है? देखिए सर, रिस्क चैलेंजेस आई थिंक अगर वो बिजनेस है तो सभी बिजनेस में है, और कहीं कैलकुलेटिव रिस्क है और कहीं ब्लाइंड रिस्क है। तो हमारे धंधे में बिजनेस में जो भी है वो एक कैलकुलेटिव रिस्क होती है, जो कि हर बिजनेसमैन को लेना होती है कि आज हम एक प्रोजेक्ट को कैलकुलेट करते हैं अगर 3 साल का, और उस कैलकुलेशन के अंदर में अनटिल और अनलेस कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं होता, लाइक साइक्लोन आ गया या बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, बाढ़ आ गया और कोई डिफिकल्टीज आ गई, जो नेचुरल कैलेमिटीज हैं, उनसे निपटना हमारे बस का नहीं है, क्योंकि वो इंसान का नहीं है, वो भगवान का दिया हुआ ये है, और उससे हम नहीं लड़ सकते। बाकी का जो भी हर्डल्स आते हैं, इसके अंदर में चैलेंजेस आते हैं, तो वो टाइम एंड अगेन, अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन है, और वो सोल्यूशन आपको निकालना है, वही हमारी एक्सपर्टीज है। अगर हम सोल्यूशन नहीं निकाल सकते तो प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ बिल्कुल। पर चैलेंजेस को मीट करना और उन प्रॉब्लम्स को जो आई हैं उनका सोल्यूशन देना और कस्टमर को उससे बाहर निकालना, यही लॉजिस्टिक का मेन गेम है, और वही हम लोग कर रहे हैं। आई थिंक काफी अच्छी तरह से आपने समझाया खालिद जी। Moshra ma'am, one question which got left out, from the finance side. I just wanted to know, as Ronak was saying that a large part of the money will also be used for working capital. In our business, since we deal with B2B customers, what's the normal working capital cycle in our business? If you could share your thoughts. या श्योर। सो जो वर्किंग कैपिटल साइकिल है वो हम लोगों ने बेसिकली बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया है अगेन ओवर द इयर्स। द रिसीवेबल टर्नओवर इज वेरी हाई, सो हमको बहुत ज़्यादा लंबा वेट नहीं करना पड़ता बिफोर वी एक्चुअली गेट पेड फॉर व्हाट वी हैव डिलीवर्ड। एंड दिस इज एक्चुअली अ प्रोडक्ट ऑफ द वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप्स दैट वी हैव हैड, बिकॉज वी ओवर डिलीवर constantly. We also not just meet our targets, we over deliver, we exceed expectations. तो हमारा एक constant बहुत ही अच्छा relationship बन गया हमारे clients के साथ, and the receivable turnover ratio is around 4.68 times in the financial year 24, and we have shown a very strong cash flow management as well वहाँ पे. Okay. So, this is like a general idea, just to give you a general idea. And I think going forward, please correct me if I'm wrong, but once working capital is raised, via the public issue, I think this working capital movement will get much better because you will get availability of funds. So that will actually help you to, finance your working capital in a much better way. So I think, Absolutely. yeah. So I As think, Ronak already mentioned, actually, this is one of the key reasons why we are looking forward to IPO, because we see this tremendous potential. जो हमारे पास सामने है, there is a lot of investment coming in from the government also. We want to make sure that it is not left untapped. तो हमारा एक बहुत ही key motive आपने mention किया IPO के पीछे. Exactly. खालिद जी, एक आखिरी सवाल जो मुझे अभी याद आ गया। मुझे बताइए सर, पारादीप में तो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड है ही, लेकिन आगे चल के ओडिशा के बाहर भी हम कुछ काम करना चाहेंगे, या बेसिकली वी विल लाइक दैट आवर स्ट्रॉन्ग होल्ड विल कंटिन्यू टू बी ओडिशा, और विल वी लाइक टू मूव टू सम अदर ज्योग्राफिकल एरियाज आल्सो? देखिए सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन. इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर futuristic company. Yes, of course, our first focus is in Odisha, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेस है, और यहाँ पर हमने अपने 35 इयर्स जो है कंप्लीट किया हूँ, मैंने यहाँ पर उड़ीसा में दिया है, स्पेशली पारादीप में दिया है, इन एंड अराउंड पारादीप, जो भी 300-400 किलोमीटर की डिस्टेंस में इंडस्ट्रियल जोन है, वहाँ पर दिया है। तो पहला फोकस वहाँ रहेगा। बट ऑफ कोर्स, अगर आज JSW स्टील हमको ऑफर कर रहा है राजस्थान में काम करने के लिए, तो हम उसको भी एक बार देख रहे हैं कि वेदर ये वाइबल होगा या नहीं। अगर जाके हो सकेगा तो हम राजस्थान में भी काम करेंगे, क्योंकि उनके साथ में जब हम जुड़े हुए हैं
तो एक जगह से दूसरी जगह जाके परफॉर्म करना और चैलेंजेस को मीट करना, यही हमारी आदत भी है और खासियत भी। तो चाहेंगे तो ज़रूर, अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बाहर भी जाएंगे, लेकिन पहला फोकस होगा हमारा उड़ीसा और पारादीप। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक बहुत अच्छा लगा खालिद जी आपसे बात करने को। पुष्रा मैम थैंक यू एंड सर। Ashif ji as well as Ronak ji, very nice talking to all of you. We could understand, the company's operations in a much simpler and a better way from, the top management team. So, sir, please accept my best wishes to you, your entire management team, थैंक यू, and sir, best wishes for your थैंक यू, publication. Thank you very much. थैंक यू सर, Thank you थैंक यू so सो much. मच, Thank you, थैंक यू, Avinash ji. थैंक यू, Thank you. थैंक Thank you, यू, Avinash. थैंक यू रौनक भाई, थैंक यू Thank you. बुशरा, थैंक यू बासित। Thank you.